हे वेलकम बैक। मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं तुला लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करूंगा। आज हम जानेंगे कि तुला लगन की कुंडली में ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं, मारक कारक ग्रह किस तरह से देखे जाते हैं, मांगलिक योग किस तरह से देखा जाता है और इस चार्ट में आप किस ग्रह का दान कर सकते हैं, किस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं तुला लगन की कुंडली पर। यह तुला लगन का चार्ट इसलिए बना क्योंकि लग्न में ही 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर की राशि होती है तुला राशि और जिसके स्वामी माने जाते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता इस चार्ट में लग्नेश बनेंगे, लगन लॉर्ड बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब शुक्र देवता डिसाइड करेंगे कि बाकी के ग्रहों को वो किस तरह का डिपार्टमेंट देते हैं। अपनी मित्रता और शत्रुता के बेसिस पर वो बाकी के ग्रहों को अलग अलग भावों का वो मालिक बना देंगे। तो शुक्र देवता इस चार्ट में 2 घरों के मालिक हैं। एक तो वो लग्नेश हैं और अष्टम घर के मालिक हैं, क्योंकि शुक्र देवता की दूसरी राशि अष्टम घर में लिखी हुई है और 8वें घर से हम देखते हैं मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानियां, ऑब्स्टेकल, हर कामकाज में आ रही अड़चने, ये सारी चीजें हम अष्टम घर से देखते हैं। तो वो अष्टम घर के मालिक हैं और लगन लॉर्ड हैं। तो वो इस चार्ट में पहले योग कारक ग्रह बनेंगे। अब शुक्र देवता मंगल देवता को क्या दिए? मंगल और शुक्र आपस में अति शत्रु माने जाते हैं, तो मंगल देवता से शत्रुता निभाते हुए उन्हें दूसरे घर का मालिक बना दिया और सप्तम घर का मालिक बना दिया, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि कुंडली के दूसरे भाव में लिखी हुई है और मेष राशि कुंडली के सप्तम घर में लिखी हुई है। तो वो सप्तम घर के मालिक हैं और दूसरे घर के मालिक हैं। जब भी कोई ग्रह दूसरे और 7वें घर का मालिक हो तो उस पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करी जाती है। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी क्या कहती है कि अगर दूसरे और 7वें घर का मालिक अगर लग्नेश का एंटी पार्टी है, विरोधी दल का है या शत्रु है, तो वो इस चार्ट में मारक ग्रह कंसीडर किया जाएगा। अगर यही दूसरे और 7वें घर का मालिक लग्नेश का अगर मित्र बनेगा तो वो चार्ट में योग कारक ग्रह कंसीडर किया जाएगा। तो मंगल और शुक्र की आपस में शत्रुता होने की वजह से वो इस चार्ट में अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब मंगल देवता की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो इस चार्ट में कैसा रिजल्ट्स देंगे। मंगल इस चार्ट में मारक ग्रह बने हैं, तो जब भी मंगल की दशा अंतरा चलेगी लाइफ में छोटी मोटी परेशानी वो जरूर लेके आएंगे। अब बात करते हैं शुक्र देवता ने बृहस्पति देवता को क्या दिया। बृहस्पति देवता इस चार्ट में तीसरे और छठे घर के मालिक हैं और वो लग्नेश के शत्रु हैं। बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु माने जाते हैं और शुक्र देवता दानवों के गुरु माने जाते हैं। तो अपनी शत्रुता निभाते हुए बृहस्पति से उनको दोनों बुरे घरों का मालिक बना दिया, क्योंकि 3rd हाउस से हम फिजूल की मेहनत, हार्ड वर्क, अननेसेसरी फिजूल की मेहनत, ये सारी चीजें देखते हैं। स्वयं का पराक्रम, छोटे भाई बहनों का घर माना जाता है। तो बृहस्पति देवता यहां पर तीसरे और छठे घर के मालिक हैं, रोग भाव के मालिक हैं। तो रोग भाव का स्वामी होने की वजह से बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बनेंगे, क्योंकि आज की डेट में रोग किसी को पसंद नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में रोग बढ़े। तो बृहस्पति देवता की जब भी दशा अंतरा चलेगी वो इनके शरीर में रोग भाव डेवलप कर देंगे, फिजूल की मेहनत करवा देंगे। तो बृहस्पति देवता इस चार्ट में मारक ग्रह हैं और मारक ग्रह का कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता है। अब यही बृहस्पति देवता चार्ट में चाहे कहीं भी बैठे, किसी भी कंडीशन में बृहस्पति का पुखराज यहां पर धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इस कुंडली के मारक ग्रह बन चुके हैं। लेकिन वो छठे घर के मालिक हैं बृहस्पति देवता। अगर बृहस्पति चार्ट में कहीं भी 6, 8, 12 में उदय अवस्था में अगर बैठे हुए हैं तो यही बृहस्पति देवता विपरीत राजयोग की थ्योरी में आकर बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है। मारक कहे जाने वाला ग्रह भी आपका मित्र बन सकता है, लेकिन वो तब बनेगा जब वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आएगा। विपरीत राजयोग की थ्योरी अप्लाई करने के लिए हम लग्नेश की पोजीशन देखते हैं। तो अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट कहीं अच्छे भाव में है, उनकी डिग्री 13 से 18 डिग्री के बीच में है और सड़बल काफी अच्छा है, तो शुक्र
देवता यहाँ पर बली माने जाएंगे। उस केस में बृहस्पति देवता 6, 8, 12 में बैठकर अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 6, 8, 12 में विपरीत राज्यों की थ्योरी में अगर नहीं आते हैं तो यही बृहस्पति देवता आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, चाहे वो विपरीत राज्यों की थ्योरी में क्यों ना आ जाए। उस केस में भी बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इस कुंडली के मारक ग्रह हैं। अब बात करते हैं शनि देव की। शुक्र देवता और शनि देव आपस में मित्र माने जाते हैं, तो अपनी मित्रता निभाते हुए शनि देव को चौथे घर का मालिक बना दिया और पंचम घर का मालिक बना दिया। चौथे घर से हम सारी सुख सुविधाएं देखते हैं, माता का स्वास्थ्य देखते हैं, माता के साथ में कैसे रिलेशन रहेंगे, ये सारी चीजें देखते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और पंचम घर से हम संतान देखते हैं, पेट देखते हैं, गर्भाशय देखते हैं, लव लाइफ, रोमांस, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और एजुकेशन देखी जाती है कि आपकी एजुकेशन किस तरह से चलेगी। तो शनि देवता दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं। केंद्र में जगह मिल गई और त्रिकोण में भी जगह मिल गई, और ऊपर से वो लग्नेश शुक्र देवता के मित्र भी हैं। तो शनि देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब शनि देवता की अगर प्लेसमेंट कहीं भी कुंडली में गलत जगह हो गई तो यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह आपके शरीर का शत्रु बन जाएगा। उस केस में शनिदेव प्रॉब्लम देना चालू कर देंगे। तो यही शनिदेव अगर कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में आ जाए तो शनिदेव मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि अगर एक साधु संत किसी गलत जगह बैठ जाए, शराब के ठेके पर जाके बैठ जाए, तो वो अति शत्रु बन जाएगा, क्योंकि वो गलत चीजें सीख जाएगा, गलत चीजें एक्टिवेट कर देगा। ऐसे में उसको हाथ पकड़ के घर लाने में ही भलाई है, उसके पाठ पूजन करने में ही भलाई है। अगर उसका रत्न धारण कर लिया या उसको और पैसे दे दिए तो ऐसा साधु पागल हो जाएगा, और पैसे देंगे तो वो और गलत हरकतें करना चालू कर देगा, और सिगरेट्स, दारू, ये सारी गलत चीजें वो कहीं ना कहीं सीख जाएगा। तो ऐसे में शनिदेव की प्लेसमेंट उदय अवस्था में अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में घर में आ जाए तो शनि का रत्न धारण नहीं किया जाएगा। अगर आपने रत्न धारण किया तो वो चौथे घर की, 5वें घर की वृद्धि जरूर करेगा, क्योंकि योग कारक ग्रह है। वृद्धि तो कर देगा, कुछ चीजें अच्छी जरूर हो जाएंगी, लेकिन साथ में वो परेशानियों को 20 गुना जरूर बढ़ा देगा। क्योंकि शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, और योग कारक ग्रह का काम होता है कि ग्रह जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा, उस घर की वृद्धि कर देगा। अगर यही शनिदेव कुंडली के तीसरे घर में बैठेंगे तो आपके फिजूल की मेहनत को बढ़ा देगा, फिजूल हार्डवर्क को बढ़ा देगा, माता को मृत्यु के समान कष्ट देना चालू कर देगा, छोटे भाई बहनों को कष्ट देना चालू कर देगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करा देगा, जिसमें कोई समाज का ही कोई भी बंदा आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम वो इनिशिएट करवा देगा। यही शनिदेव अगर छठे घर में बैठेंगे तो वो सिर्फ नौकरी को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन संतान उठ के छठे घर में जाएगी तो संतान को रोग लगने का योग बन जाएगा, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ने का योग बन जाएगा। लेकिन वो आपके नौकरी में जरूर ग्रोथ कर देगा, करियर में जरूर ग्रोथ कर देगा, लेकिन आपकी मुसीबतों को 10 गुना 20 गुना जरूर वो बढ़ा देंगे। तो शनिदेव की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो इस चार्ट में कैसा रिजल्ट देंगे। अगर शनिदेव यही सप्तम घर में नीच के हो जाएं, उस केस में भी शनि का नीलम रत्न धारण नहीं किया जाएगा। अगर नीच शनि का आपने नीलम रत्न धारण किया तो उसकी नीचता और बढ़ जाएगी, क्योंकि नीच ग्रह की एनर्जी हमारे शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ती है, और आपने अगर रत्न पहन के नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाया तो वो आपकी समस्याओं को बहुत बढ़ा देगा। उस केस में शनिदेव अशुभ माने जाएंगे। अगर यही शनिदेव अष्टम घर में बैठेंगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु समान कष्ट, संतान ना होने के वो योग बना देंगे, लव लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे, परिवार में कलह कलेश के रीजन बन जाएंगे। क्योंकि शनि की अष्टम घर में बैठ के सप्तम दृष्टि परिवार के घर पर पड़ेगी, परिवार को मृत्यु तुल्य कष्ट देना चालू कर देगी। तो ऐसे में शनि का रत्न धारण नहीं किया जाएगा। अगर यही शनिदेव कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, सूर्य से के क्लोज कंजक्शन में आकर अगर अस्त हो गए, तो उस केस में शनि का नीलम रत्न धारण करके उनको
अच्छा किया जा सकता है, सिर्फ उस केस में आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो उदय अवस्था में तीसरे छठे आठवें 12वें और नीच राशि में बैठे तो उनका रत्न धारण मत कीजिएगा। सिर्फ पाठ पूजन और दान करके ही उस ग्रह को शांत कीजिएगा, क्योंकि इन घरों में बैठ के वो ग्रह आपके शरीर का शत्रु बन चुका है। अगर कोई ग्रह शत्रु बनेगा और उसकी एनर्जी बढ़ाई तो आपसे वो शत्रुता बढ़ा देगा, आपकी प्रॉब्लम को 20 गुना बढ़ा देगा। तो ऐसे में रत्न धारण नहीं किया जाएगा। आगे मैं आपको एक कुंडली प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि उस चार्ट में शनिदेव किस तरह का रिजल्ट्स देंगे। तो शनिदेव थियोरेटिकली इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं। अब बात करते हैं बुध देवता की कि शुक्र देवता ने बुध देवता को क्या दिया। बुध देवता इस चार्ट में 9वें घर के मालिक हैं और 12th हाउस के मालिक हैं, एक पिता के घर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी एक राशि मूल कुंडली के मूल त्रिकोण में आ गई, त्रिकोण में स्थान मिल गया और बुध देव की दूसरी राशि कुंडली के 12th हाउस में लिखी हुई है। तो बुध देवता इस चार्ट में पिता के घर के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, धार्मिक रुचि के मालिक हैं और विदेश यात्राओं के मालिक हैं। और वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, जहां से हम खर्चा देखते हैं, हॉस्पिटल के बिल देखते हैं, जेल यात्रा देखते हैं, विदेश सेटलमेंट के योग देखते हैं। तो इन दोनों घरों के मालिक हैं, लेकिन उनकी एक राशि त्रिकोण में आ गई और वो लग्नेश के मित्र हैं और वो पिता के घर के मालिक हैं। एक पिता और पुत्र आपस में कभी शत्रु नहीं हो सकते हैं। तो बुध देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनेंगे, थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनेंगे। अब उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि बुध देवता आपके चार्ट में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं कि वो बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। अगर यही बुध देवता कुंडली के तीसरे छठे आठवें 12वें घर में अगर उदय अवस्था में बैठ जाएं तो यही बुध देवता मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। अगर उस केस में बुध का पन्ना अगर आपने रत्न धारण किया तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को 20 गुना बढ़ा देगा। पिता को उठा के अगर छठे घर में रख दिया तो पिता को रोग में डाल देगा, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, ये सारी चीजें वो एक्टिवेट कर देगा। वो सिर्फ नौकरी में सपोर्ट कर देगा बुध देवता, क्योंकि इस चार्ट का वो योग कारक ग्रह और योग कारक ग्रह उस घर की वृद्धि कर देता है जहां पर वो बैठता है। तो छठे घर में बैठ के वो छठे घर की वृद्धि कर देगा, तो नौकरी में वृद्धि हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएंगे, जॉब ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन साथ में रोग बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियां वो एक्टिवेट कर देगा, स्किन से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम वो बढ़ा देगा और पिता को रोग लगने का योग बना देगा, पिता की ग्रोथ को कम कर देगा और पिता की लाइफ में कहीं ना कहीं कोर्ट केस, कर्जा, शत्रु, ये सारी चीजें बुध देवता अपनी दशा अंतरा में बढ़ा देंगे अगर वो छठे घर में उदय अवस्था में बैठे। अगर यही बुध देवता 6, 8, 12 में विपरीत राज्यों की थ्योरी में आ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन उसके लिए लग्नेश की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, लग्नेश का बलाबल अच्छा होना चाहिए। लग्नेश अगर बली हो गया तो बुध देवता 6, 8, 12 भाव में भी बैठकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर यही बुध देवता कहीं भी बैठे हों लेकिन अगर वो सूर्य से अस्त हो गए हों तो उस केस में आप बुध का पन्ना धारण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बुध देव अस्त होने के कारण बुध प्लेनेट से आपके शरीर पर किसी भी तरह की एनर्जी नहीं पड़ेगी। जब उस ग्रह से कोई भी एनर्जी नहीं पड़ेगी और वो चार्ट का योग कारक ग्रह, तो जैसे ही आप रत्न धारण करोगे उस ग्रह से पॉजिटिव एनर्जी आना चालू हो जाएगी। उस केस में वो बुध का पन्ना आपको बहुत ज्यादा करियर में ग्रोथ करा देगा, पिता के लिए अच्छा कर देगा, भाग्य का साथ जरूर मिल जाएगा। तो बुध देवता की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी फाइनल कि वो योग कारक बना कि मारक बना, लेकिन थियोरेटिकली वो इस चार्ट का योग कारक ग्रह। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर इस चार्ट का योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा उस घर की वृद्धि कर देगा, उस घर की वृद्धि करेगा। अगर वो गलत भाव में बैठेगा तो गलत भाव की वृद्धि कर देगा, ऊपर से अगर रत्न पहन लिया तो वो गलत चीजों को और एक्टिवेट कर देगा। तो बुध देवता इस चार्ट में थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। इस चार्ट में चंद्रमा को क्या मिला? चंद्रमा की कर्क राशि कुंडली के 10th हाउस में लिखी हुई है। तो चंद्र देवता को एक अच्छे घर का मालिक बन गए वो, लेकिन वो लग्ने शुक्र देव के अति शत्रु माने जाते हैं। तो शुक्र और चंद्र आपस में शत्रु हैं, लेकिन उनको कुंडली में एक अच्छी जगह मिल गई। तो ऐसे केस में चंद्र देवता एक समग्रह माने जाएंगे। तो समग्रह क्या होता है कि वो ग्रह जो
कुंडली में एक अच्छे घर का मालिक हो और लग्नेश का शत्रु हो तो उस ग्रह को समग्रह बोला जाता है। तो चंद्र की प्लेसमेंट यहां पर डिसाइड करेगी कि आपकी लाइफ में वो कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। अगर यही चंद्र देवता कुंडली के 3, 6, 8, 12 में उदय अवस्था में बैठे हैं तो यही चंद्र देवता आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ा देगा, कामकाज में अनस्टेबिलिटी लेके आ जाएगा, कामकाज को जल्दी सेटल नहीं होने देगा। तीसरे घर में चंद्रमा बैठ गया तो फिजूल की मेहनत एक्टिवेट कर देगा, माता की परेशानियां खूब बढ़ जाएंगी क्योंकि चंद्रमा माता का कारक माना जाता है। मन अशांत जरूर रहना चालू हो जाएगा, कामकाज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस कामकाज में फिजूल का हार्डवर्क एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यही चंद्रमा छठे घर में बैठा तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ा देगा, लेकिन अगर वो छठे घर में बैठा है तो नौकरी में जरूर सपोर्ट कर देगा। अगर छठे घर का रिलेशन कोई भी 10वें घर से हो जाए तो उस इंसान को सिर्फ जॉब वर्क में ही रहना चाहिए, उस इंसान को बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड छठे घर में आए तो सिर्फ नौकरी कीजिएगा, अदरवाइज वो बिजनेस में आपके रोग, कर्जे, शत्रु, कोर्ट केस, ये सारी चीजें उस कामकाज में वो एक्टिवेट करवा देगा। तो यही चंद्रमा अगर अष्टम घर में बैठेंगे तो चंद्रमा कामकाज का मालिक अगर अष्टम घर में चला गया तो हर कामकाज में एक नया सियापा लगा देगा, वो एक नई ऑब्स्टेकल लगा देगा, परेशानियां लगा देगा। जब चंद्रमा की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, पारिवारिक कलह कलेश बढ़ा देगा, धन संचय करने में प्रॉब्लम कर देगा, धन हानि के योग बना देगा, कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान वो करता रहेगा। चंद्रमा अष्टम घर में बैठ के आपके मृत्यु तुल्य कष्ट को एक्टिवेट कर देगा, मानसिक परेशानी बढ़ा देगा, डिप्रेशन में डाल देगा। और किसी अगर पापी ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ गई फिर तो वो ग्रहण भी लगा देगा चंद्रमा के ऊपर। उस केस में मन तो अशांत फिर होना ही है, डिप्रेशन तो पहले से ही आ रहा है, ऊपर से अगर राहु केतु शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ गई तो वो और मन को अशांत कर देगा, मन हमेशा भयभीत टाइम में लगा रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य देवता की। इस चार्ट में सूर्य देवता को क्या मिला? सूर्य देवता इस चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं क्योंकि उनकी सिंह राशि कुंडली के 11th हाउस में लिखी हुई है। तो वो सूर्य देवता इस चार्ट में इनकम के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, मन की इच्छाओं के मालिक हैं और छोटे मोटे रोग के मालिक हैं, बड़े भाई बहनों के कारक माने जाएंगे यहाँ पर सूर्य देवता, क्योंकि वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो सूर्य देवता छोटे मोटे रोग के मालिक होने की वजह से और लग्नेश के शत्रु होने के कारण सूर्य देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब सूर्य देवता पूरे चार्ट में चाहे कहीं भी बैठ जाएं वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, वो सिर्फ एक कंडीशन में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, अगर यही सूर्य देवता 11th हाउस में स्वराशि बैठा हो तो कहीं ना कहीं से वो अपने घर में बैठ जाएगा तो अपने घर की हानि नहीं करेगा, वो अपने घर की वृद्धि करना चालू कर देगा। तो इनकम जरूर बढ़ा देगा, बड़े भाई बहनों के लिए सपोर्टिव जरूर बना देगा, लेकिन वो रोग भाव छोटे मोटे रोग में भी बढ़ोतरी कर देगा, तो छोटे मोटे रोग लगे रहेंगे। जब यही सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम घर पर पड़ेगी, संतान को कष्ट देने का योग बना देगा, संतान को छोटे मोटे रोग देता रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी देता रहेगा। अगर यही सूर्य 11th हाउस में बैठ के जो पंचम घर पर दृष्टि डालेगा, पुत्र प्राप्ति के योग बना देगा। उनकी अगर डिग्री में बल ज्यादा हुआ तो पुत्र प्राप्ति के योग तो बनाएगा ही, साथ में गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा, संतान होने में डिले कर देगा, संतान को कष्ट बढ़ा देगा, संतान को छोटे मोटे रोग वो देना चालू कर देगा, अनसर्टेन लॉस करवा सकता है। यहां पर अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो शेयर मार्केट में सीधा सीधा अचानक धन की हानि वो करा देगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे केस में अगर सूर्य 11th हाउस में बैठे तो वो सिर्फ धन आगमन का जुगाड़ जरूर करते रहेंगे, लेकिन वो इस चार्ट में मारक हैं तो अपनी शत्रुता जरूर निभाएंगे। और गोचर में जैसे जैसे सूर्य की मूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे वो परेशानियों को अलग अलग तरीके से बढ़ाता रहेगा। जिस भाव में वो मूव करेगा उस भाव में प्रॉब्लम बढ़ाएगा, क्योंकि इस चार्ट में सूर्य देवता एक शत्रु ग्रह बने तो वो शत्रुता जरूर निभाएंगे। तो आज आपने सरल तरीके से जाना कि इस चार्ट में मारक कारक ग्रह कैसे देखे। अब मैं शॉर्ट में आपको समराइज कर देता हूं। शुक्र देवता
देवता इस चार्ट में लग्नेश हैं तो वो पहले योग कारक ग्रह बने। शनि देवता चौथे और पांचवें घर के मालिक हैं तो इस चार्ट में वो शनि देव थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बने। मंगल देवता इस चार्ट में दूसरे और सप्तम घर के मालिक हैं तो वो मारक ग्रह बने। बृहस्पति देवता इस चार्ट में तीसरे और छठे घर के मालिक हैं तो वो इस चार्ट में एक मारक ग्रह बने, क्योंकि रोग भाव के स्वामी है। तो ऐसे में बृहस्पति का कोई भी रत्न धारण नहीं किया जाएगा, सिर्फ दान किए जाएंगे। मंगल देवता का कोई रत्न धारण नहीं किया जाएगा, सिर्फ दान किए जाएंगे, पाठ पूजन किया जाएगा। और चंद्र देवता इस चार्ट में एक समग्रह बना। बुध देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बने और सूर्य देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बने। छोटे मोटे रोग के मालिक हैं तो सूर्य देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे और इस चार्ट में चंद्रमा एक समग्रह। तो आज आपने समझ लिया किस तरह से हमने मारक कारक ग्रह निकाले। अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ये थियोरेटिकली योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की अगर प्लेसमेंट चार्ट में कहीं गड़बड़ हो गई तो वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह आपके शरीर का शत्रु बन जाएगा। और शत्रु ग्रह का अगर रत्न पहना तो आपकी लाइफ में समस्याएं जरूर बढ़ा देगा। कुछ चीजें वो जरूर ठीक करेगा, क्योंकि वो योग कारक ग्रह तो अपने घरों में वृद्धि करेगा तो वहां से आपको जरूर बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन साथ में वो मुसीबतों को 200 गुना बढ़ा देगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है, क्यों परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे केस में रत्न धारण मत कीजिएगा, सिर्फ पाठ पूजन करके उसकी अशुभता को कम कीजिएगा। अब बात करते हैं एक लाइव कुंडली को लेकर, प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से उस चार्ट में ग्रह रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब देखिए ये इनके चार्ट में शुक्र देवता लग्न में बैठे हुए हैं, शनि देव दूसरे घर में बैठे हुए हैं, मंगल थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, बृहस्पति फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, राहु सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं, केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है और बुध भी 12th हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य स्वराशि 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो शुक्र देवता केंद्र में अपने घर में लग्न में ही बैठे हुए हैं स्वराशि होके। तो जब भी शुक्र देवता अगर चार्ट में योग कारक ग्रह और चार्ट में स्वराशि बैठे या उच्च के बैठे या मीन राशि में उच्च के केंद्र में बैठे तो वो मालव्य नामक पंच महापुरुष योगों में एक राजयोग बना देगा। तो ये मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना देगा शुक्र देवता। तो ऐसे में ये धन कारक ग्रह बन जाएंगे। सारी सुख सुविधाएं यही शुक्र देवता इनके जीवन में कहीं ना कहीं दे देगा। भौतिक सुख इनको अच्छा लगेगा, इनको लग्जरियस लाइफ जीना बहुत पसंद आएगा। अच्छे कपड़े पहनना, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, इन तरह का वो दीवाना बना देगा और घूमने फिरने का शौकीन बना देगा। अपोजिट सेक्स की तरफ इनको काफी अट्रैक्टिव बना देगा और इनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगा। एक अच्छी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी बना देगा, क्योंकि शुक्र देवता खूबसूरती के कारक हैं। तो वो इनके फेयर कलर भी फेयर इनका कर देगा, रंग रूप भी इनका साफ कर देगा, अच्छा कर देगा। एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी को वो बना देगा लग्न में बैठ के। जब उनकी सप्तम दृष्टि सातवें घर पर पड़ेगी तो पत्नी सुख में वृद्धि कर देगा और कहीं ना कहीं वो पत्नी को भी बहुत सुंदर बना देगा। इनकी लाइफ में जो पत्नी आएगी कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत रहेगी। तो शुक्र देवता सप्तम घर पर दृष्टि डालेंगे तो मैरिड लाइफ का सुख बहुत अच्छा कर देंगे, दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा कर देंगे। तो शुक्र देवता की प्लेसमेंट अच्छी होने की वजह से यहां पर शुक्र देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इनके चार्ट में शुक्र देवता 12 डिग्री 45 मिनट पर बैठे हुए हैं। तो ये 50% से लेकर 60% तक का अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। स्वराशि हो गए तो थोड़ा सा 10-12% और बढ़ जाएगा तो 70% तक वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 30% रिजल्ट में कमी आ रही है क्योंकि वो बली नहीं हुए हैं। तो ऐसे केस में शुक्र का रत्न ओपल इनको धारण करना चाहिए। वो 100% एक्टिवेट हो जाएंगे। सारी सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं यही शुक्र इनको लाइफ में बढ़ा देगा। अब यही शुक्र देवता गोचर में चाहे कहीं भी चला जाए, किसी भी राशि में बैठे, शत्रु राशि में बैठे, वो गोचर से रिलेटेड हमेशा चौतरफा लाभ देगा। अगर यही शुक्र देवता गोचर में अष्टम घर में, छठे घर में, तीसरे घर में, 12वें घर में क्यों ना आ जाए, वहां से रिलेटेड भी शुक्र देवता इनकी लाइफ की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा और अच्छा करने के लिए बाध्य हो गया है। क्योंकि शुक्र देवता इनके शरीर के मित्र हैं। मित्र का काम होता है कि आपके शरीर की हिफाजत करना, आपके शरीर को कष्टों से दूर करना और आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं भरना। अब यही शुक्र देवता गोचर में चाहे कितनी भी बुरी जगह क्यों ना चला जाए, वो हमेशा वहां पर बैठकर भी चौतरफा लाभ देगा।
अब शनिदेव इनके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, सुख सुविधाएं और संतान का मालिक उठा के जाके परिवार के घर में बैठा है, संतान उठ के परिवार के घर में चली गई। जैसे ही इनका बच्चा होगा इनके परिवार में खुशियां बढ़ने का योग बनेगा, धन आगमन के योग बढ़ेंगे, बच्चे होने के बाद में करियर ग्रोथ के योग बनेंगे और सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं बढ़ना चालू हो जाएंगी संतान की होने के बाद में। और शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, शनिदेव दूसरे घर से बैठकर थर्ड दृष्टि अपने ही चौथे घर पर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं इनकी लाइफ में वो जरूर देगा। और शनिदेव इस चार्ट में 10 डिग्री पर बैठे हैं, थोड़ा बल जरूर कम है, लेकिन शनि की जो दृष्टि इनके चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है तो चंद्रमा पर ग्रहण लगा देगी, विष योग बना देगी, कहीं ना कहीं इनका मन अशांत थोड़ा बहुत कर देगा, माता की हेल्थ में गिरावट कर देगा, क्योंकि वो माता के घर में ग्रहण लगा रहे हैं, ऊपर से चंद्रमा मां का कारक होती है, तो मां के स्वास्थ्य में यही शनिदेव थोड़ा बहुत इनके डाउनफॉल कर देंगे। तो ऐसे में अगर शनिदेव का नीलम धारण करेंगे तो सुख सुविधाएं जरूर बढ़ जाएंगी, बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, धन जरूर बढ़ जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं माता की हेल्थ बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अगर शनि का नीलम रतन धारण किया तो सबसे ज्यादा नुकसान वो मां को देगा। और शनि की 10वीं दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ रही है तो सूर्य पे भी ग्रहण लग जाएगा, इनके बड़े भाई बहनों पर ग्रहण लग जाएगा, इनकम पर थोड़ा सा ग्रहण लग जाएगा और पिता के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। जब भी पिता के ऊपर ग्रहण लगेगा तो पिता को परेशानी होने का योग बना देगा, पिता की हेल्थ में गिरावट लेके आ जाएगा। तो ऐसे में यहां पर शनि का नीलम रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हो जाएंगे ऐसे केस में। और चंद्रमा तो इस चार्ट में एक समग्रह, अच्छा ग्रह है, और उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई है, तो ऐसे केस में शनि का नीलम रत्न धारण नहीं करना है, अदरवाइज चंद्रमा परेशान हो जाएगा, सूर्य भी परेशान हो जाएगा, परेशानियां लाइफ में बढ़ जाएंगी। तो शनि का नीलम यहां पर अवॉइड करना है। अगर शनि की प्लेसमेंट जैसे इस चार्ट में अच्छी है तो नीलम रत्न धारण करके उनका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि किसी शुभ ग्रह के ऊपर तो नहीं दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि वो आपको लाभ तो देगा लेकिन कहीं दूसरे एंड से वो परेशानियां दूसरे फैमिली मेंबर को वो बढ़ा देगा। तो शनिदेव इस चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो यहां पर नीलम को अवॉइड करना है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, वैसे ही वो पीड़ित हो रहा है। अब चंद्रमा बैठे हुए हैं इनके 4th हाउस में, 4th हाउस में बैठकर वो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कामकाज को बहुत अच्छा कर देंगे। जल से रिलेटेड कामकाज कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जरूर अट्रैक्ट करेगा, तो जल से संबंधित करियर में कहीं ना कहीं कोई कामकाज ये जरूर पकड़ेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि जो चंद्रमा पर पड़ रही है वो ग्रहण लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इनके कामकाज को बदलने में यही शनिदेव हेल्प करेंगे। तो ये अगर जॉब पकड़ते हैं, कोई जल से रिलेटेड किसी जॉब में जाते हैं, तो वो कामकाज जरूर छूट जाएगा इनका, फिर इनकी दूसरी जॉब लगने का वो योग बना देगा। अब बात करते हैं, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है तो यही चंद्रमा इनके सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, माता से काफी अटैचमेंट कर देगा, माता के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से ऐसे केस में इनको चांदी का कड़ा हाथ में पड़ना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा का बल मेंटेन रहे, ग्रहण थोड़ा सा कम हो जाए। ऐसे केस में हम मोती पहन सकते हैं, लेकिन मोती पहनने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि शुक्र देवता का रत्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में, और बुध देवता का रत्न भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इस चार्ट में हम चंद्रमा का मोती को अवॉइड करेंगे, वैसे आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र के ओपल के साथ में और बुध के पन्ना के साथ में मोती रत्न धारण नहीं किया जाता है। अगर आप अलग अलग हाथों में भी धारण करोगे तो भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में सिर्फ चांदी का एक कड़ा हाथ में पहन सकते हैं, चांदी की चेन पहन सकते हैं, तो ग्रहण जो चंद्रमा पर लग रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा काफी हद तक, उससे मां को थोड़ा सा आराम मिलेगा। बृहस्पति इनके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति रोग भाव का मालिक और मेहनत का मालिक बच्चे के घर में चला गया, तो ये संतान को परेशानी देगा, संतान की हेल्थ में गिरावट लेके आएगा और इनके स्टमक रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम देगा। स्टमक से रिलेटेड किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम देगा? बृहस्पति एक वायु तत्व माना जाता है, तो वो वायु से रिलेटेड पेट में प्रॉब्लम देगा, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो ये बृहस्पति देवता इनके पेट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी
परेशानी वो बढ़ाते रहेंगे। तो बृहस्पति देवता की जब पंचम दृष्टि इनके पिता के घर पर पड़ेगी, पिता की ग्रोथ में कमी लेके आ जाएगी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाएगी, क्योंकि रोग भाव का स्वामी है। रोग भाव के स्वामी की दृष्टि पिता के घर पर पड़ेगी तो पिता के हेल्थ में कहीं ना कहीं वो गिरावट जरूर कर देगा। इनकी जो पंचम दृष्टि लाभ के घर पर पड़ेगी, लाभ में कमी लेके आ जाएगा और छोटे मोटे रोग वो लगा के रखेगा हर समय। बृहस्पति की जो 9th दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो दयालु नेचर का जरूर बना देंगे, हम्बल नेचर का जरूर बना देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट को जरूर वो आमंत्रित कर देंगे। अब और डिसीजन लेने में इनके प्रॉब्लम आ जाएगी, विल पावर को वो कम कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति इस चार्ट में मारक हैं और 5th हाउस से हम डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देखते हैं, तो इनके डिसीजन लेने में बहुत बड़ी कमी क्रिएट हो जाएगी। और बृहस्पति देवता पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम देते रहेंगे। रोग भाव का स्वामी है, पंचम घर में गया है तो पेट को छोटा मोटा परेशान वो रखेगा ही। अब आते हैं राहु देवता। राहु देवता छठे घर में बैठे हुए हैं, तो छठे घर में बैठ के राहु जो है अशुभ हो जाता है और राहु अपनी शत्रु राशि में भी बैठा हुआ है, तो राहु बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो छोटे मोटे रोग को एक्टिवेट करके रखेगा, सर्दी खांसी हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम ये लगा के रखेगा। नौकरी में डिले करेगा, नौकरी इजीली लगने नहीं देगा, नौकरी में काफी डिले कर देगा। कितना डिले करेगा डिग्री पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर राहु की डिग्री है इनकी 27 डिग्री। 27 डिग्री पर ये मृत अवस्था में माने जाते हैं, तो कम रिजल्ट देंगे, लेकिन ये राहु वक्रीय चलता है तो रिजल्ट बढ़ जाएगा इनका 50% तक वो नेगेटिव रिजल्ट राहु यहां पर देखा। तो नौकरी में वो अच्छी खासी डिले कर देगा। नौकरी अगर आज लगने वाली होगी तो 1 साल का डिले वो 100% कर देगा, क्योंकि राहु यहां पर छोटे मोटे रोग बढ़ा रहा है, लंबी चलने वाली बीमारियां बढ़ा रहा है। जो राहु की जो सप्तम दृष्टि 12th हाउस पर पड़ेगी, पैरों से रिलेटेड समस्या दे देगा वो, और पैरों में दर्द होना, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। राहु की दृष्टि जो इनके 2nd हाउस पर पड़ेगी वो इनके सेविंग में कमी लेके आ जाएगी, सेविंग ठीक से करने नहीं देगा, धन की हानि करवा देगा, परिवार की ग्रोथ में कमी लेके आ जाएगा, परिवार में छोटी मोटी परेशानी, छोटा मोटा रोग, हेल्थ प्रॉब्लम परिवार को इनका राहु देता रहेगा। तो ऐसे केस में इनको राहु को शांत करना है, राहु के उपाय करने हैं, राहु के दान करने हैं। राहु के जो भी दान होंगे शनिवार को सूर्यास्त के बाद में और अमावस्या को किसी भी समय किए जाएंगे। सबसे अच्छा दान माना जाता है राहु का चाय की पत्ती और अगरबत्ती का आप दान कर दीजिएगा, बहुत अच्छे तरह से राहु शांत हो जाता है। और कुछ करना चाहें तो नारियल कहीं मिट्टी में दबा सकते हैं सर से उतार कर, और या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये उपाय आप अडॉप्ट कर सकते हैं राहु के लिए। दान मैंडेटरी है, दान करना सीखिए। दान करने से आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शांत हो जाती है, क्योंकि दान करने से आपके शरीर से ग्रह की एनर्जी कम हो जाती है। अगर नेगेटिव एनर्जी का दान कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, वो आपको लाइफ में परेशानियों को कम कर देगी। तो इनके शरीर में अगर रोग कम करने, हेल्थ प्रॉब्लम ठीक रखनी है तो राहु को दान करना चाहिए और बृहस्पति का दान करना चाहिए। बृहस्पति रोग भाव के स्वामी है, तो बृहस्पति के दान थर्सडे को पीले कलर की चीजें कुछ ना कुछ करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का अगर बल कम नहीं किया तो पेट में वो परेशानी क्रिएट कर देगा, बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगा, बच्चे कोई ग्रोथ नहीं होने देगा, मानसिक तनाव करके रखेगा यही बृहस्पति। लेकिन तो यहां पर बृहस्पति के छोटे मोटे दान करते रहने चाहिए। दान क्या होते हैं? चने की दाल दान कर सकते हैं, पीले कलर की कोई भी चीज दान कर सकते हैं, और केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। उससे बृहस्पति देवता बहुत जल्दी शुभ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं शांत भी हो जाते हैं। राहु की जो पंचम दृष्टि यहां पर कामकाज पर पड़ेगी, कामकाज में भी छोटी मोटी परेशानी लेके आएगी। अब इनको जॉब करनी चाहिए या फिर इनको बिजनेस करना चाहिए? देखो, इनको सिर्फ जॉब करनी चाहिए। अगर ये बिजनेस में गए तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम वो बढ़ा देगा, क्योंकि वो इसलिए बढ़ा देगा, देखिए बुध देवता की दृष्टि इनके, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं छठे घर में, वो रोग, कर्जा, शत्रु, इन सारी चीजों को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर जॉब वर्क में रहेंगे तो ये चीजें फिर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, लेकिन अगर बिजनेस में चले गए तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो इनको जॉब वर्क ही ज्यादा सूट करेगी। और बुध देवता इनके अस्त बैठे हुए हैं 12th हाउस में। बुध देवता सूर्य से अस्त हो गए, सूर्य की डिग्री है 28 डिग्री और बुध देवता 6 डिग्री पर बैठे हैं।
तो ये 8 डिग्री के क्लोज कंजक्शन में आ गए, तो ऐसे में बुध देवता अस्त हो जाते हैं। 13 डिग्री तक बुध देवता अस्त माने जाते हैं। अगर 13 डिग्री के क्लोज कंजक्शन में आ जाएंगे तो वो अस्त हो जाएंगे। तो बुध देवता इस चार्ट में अस्त हो गए, तो अस्त होने की वजह से उनके भाग्य में कमी आ जाएगी, पिता की ग्रोथ में कमी आ जाएगी, क्योंकि बुध देव की किरणें इनके शरीर पर पड़ ही नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं इनको माइंड, थोड़ा सा दिमाग तो तेज इनका रहेगा ही, क्योंकि शुक्र देवता इनके चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन बुध इनके पिता की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो ऐसे में अस्त अवस्था में बुध देवता का पन्ना कहीं भी धारण किया जा सकता है, तो इनको बुध का पन्ना मैंडेटरी है। जैसे ही बुध का पन्ना ये धारण करेंगे, इनकी वोकल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ये ज्यादा बोलना चालू कर देंगे, स्पीच और अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध देव बुद्धि के कारक हैं। दिमाग से बहुत अच्छा फिर ये काम करना चालू कर देंगे। और इनके जो 12th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं विदेश से छोटा मोटा कुछ ना कुछ लिंक जरूर बनाने की कोशिश करेंगे और भाग्य का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पिता की हेल्थ में अगर गिरावट आ रही होगी तो पिता का स्वास्थ्य ठीक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि बुध देव 12th हाउस से बैठकर छठे घर पर दृष्टि डालेंगे। तो छठे घर से हम नौकरी देखते हैं, नौकरी में वृद्धि कर देंगे वो, क्योंकि योग कारक ग्रह योग कारक ग्रह वृद्धि करता है। तो वो, और अब इसका मतलब नहीं है कि 12th हाउस में बैठे तो 12th हाउस की वृद्धि कर देगा, वो इनके शरीर का मित्र ग्रह है। तो मित्र ग्रह इनके शरीर की परेशानियों को कम करेगा, खर्चों को कंट्रोल कर लेगा, परेशानियों को खत्म कर देगा, जेल यात्रा कभी नहीं होने देगा इनकी। और बुध देव की जो सप्तम दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, नौकरी में वृद्धि करेगा, रोग भाव को वो कम कर देगा, हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। केतु देवता इनके साथ में बैठे हुए हैं 12th हाउस में, तो केतु इनके दांतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देगा, पैरों से रिलेटेड दर्द बना के रखेगा, क्योंकि पैरों की पोजीशन देखी जाती है 12th हाउस से। और छठे घर पर दृष्टि डालेगा, कहीं ना कहीं रोग एक्टिवेट कर देगा। अष्टम घर पर दृष्टि डालेगा, वो भी मानसिक तनाव, ऑब्स्टेकल, परेशानी देता रहेगा। लेकिन ज्यादा डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि राहु केतु मृत अवस्था में बैठे हैं, वो बकरी चलने की वजह से थोड़ा बहुत परेशान फिर भी करेंगे। तो ऐसे में राहु केतु दोनों खराब हैं, इनके दान होंगे। बृहस्पति खराब है, इनके भी दान होंगे। मंगल देवता इस चार्ट में मारक हैं, उनके भी दान होंगे। तो मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु, इन ग्रहों के पाठ पूजन दान करके शांत करना है। शुक्र देव अच्छे हैं, शनि देव अच्छे हैं, बुध देवता अच्छे हैं, तो इन ग्रहों का इनको पाठ पूजन कर सकते हैं। करना चाहो तो इनकी आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन शनि का रत्न यहां पर अवॉइड करना है। तो बुध का पन्ना और शुक्र का ओपल इनको लाइफ लॉन्ग पहन के रखना चाहिए। चंद्रमा भी इनका अच्छा है। सूर्य स्वराशि बैठे हुए हैं, इनके सूर्य स्वराशि बैठे हुए हैं, तो छोटा मोटा धन आगमन वो जरूर करवाते रहेंगे, लेकिन छोटे मोटे रोग वो लगा के रखेंगे। सूर्य की दृष्टि जो पंचम घर पर पड़ेगी, संतान को परेशान करेगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगी, पेट में स्टोन होने का योग बना देगा, छोटा मोटा ऑपरेशन करवाने का योग बना देगा। लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव 28 डिग्री पर बैठे हैं मृत अवस्था में। सूर्यदेव रिजल्ट ही बहुत कम दे रहे हैं, तो पेट में छोटी मोटी परेशानी क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनका पेट का वो ऑपरेशन करवा दें, ऐसा अब यहां पर बिल्कुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनकी डिग्री कमजोर है, उनके पास एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम है तो वो सूर्यदेव ज्यादा परेशानी नहीं दे पाएंगे। लेकिन यही सूर्यदेव की जो दृष्टि पंचम घर पर पड़ रही है और पंचम घर में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, इनके पुत्र प्राप्ति के योग बना देंगे। दोनों ही मेल प्लेनेट माने जाते हैं। अगर मेल प्लेनेट का प्रभाव पंचम घर पे अगर पड़ता है तो कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हैं। तो इनकी फर्स्ट चाइल्ड जो है पुत्र प्राप्ति के योग बनाएगी, क्योंकि पंचम घर से हम फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं, सप्तम घर से हम सेकंड चाइल्ड देखते हैं, और सप्तम घर पर शुक्र की दृष्टि है तो दूसरी चाइल्ड इनकी बेटी होने के योग बनाएगा। तो इनका पूरा परिवार संपूर्ण हो जाएगा, एक बेटा और बेटी होने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे यहां पर। तो इनका चार्ट अच्छा माना जाएगा, एक इनकी फैमिली का स्टेटस अच्छा माना जाएगा, इनके करियर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल ये चार्ट अच्छा है। जो ग्रह मारक हैं उन मारक ग्रहों का बल बहुत कम है चार्ट में, इसलिए ये चार्ट अच्छा माना जाएगा। छोटा मोटा दान करके, छोटा मोटा उपाय करके करियर में बहुत राइज किया जा सकता है, और अच्छे ग्रहों का रत्न पहन के लाइफ में और ग्रोथ की जा सकती है। तो आपने समझा इस चार्ट में कौन कौन से शत्रु ग्रह हैं। तो इस चार्ट में शत्रु ग्रह हैं मंगल देवता, बृहस्पति देवता, सूर्य देवता और राहु एंड केतु। तो
तो इन ग्रहों के सिर्फ पाठ पूजन दान करके ही इन ग्रहों को शांत करना है। इन ग्रह के कभी भी रत्न आपको धारण नहीं करने हैं। और बुध देवता अस्त बैठे हुए हैं तो बुध देवता का यहाँ पर पन्ना रत्न धारण जरूर करना है। शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं यहाँ पर। शनि के नीलम को यहाँ पर अवॉइड करना है। वैसे शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी भी नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से जो चंद्रमा सूर्य पीड़ित हो रहे हैं उस वजह से हम यहाँ पर शनि के नीलम को अवॉइड करेंगे। तो आज आपने सिंपल तरीके से जाना कि ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं। आप एक चीज और समझ लीजिए कि योग कारक ग्रह अगर कहीं भी गलत जगह बैठ गया उदय अवस्था में तो आपका वो योग कारक ग्रह नहीं रहेगा, वो मारक ग्रह बन जाएगा, आपके शरीर का शत्रु बन जाएगा। उस केस में अगर शत्रु ग्रह का रत्न धारण किया तो आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी का इनफ्लो बढ़ा देगा। नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी तो समस्याएं ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। तो वैसे केस में रत्न धारण मत कीजिएगा। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर योग कारक ग्रह कहीं भी नीच राशि में बैठा हुआ है तो उसका रत्न भूल के भी धारण मत कीजिएगा। जिंदगी भर के लिए परेशान हो जाएंगे, पैसे खर्च करके मुसीबत अपने गले धारण कर लेंगे। तो नीच ग्रह का रत्न धारण मत कीजिएगा, मुसीबतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि रत्न का काम होता है ग्रह से आने वाली किरणों को बढ़ा देना। रत्न सिर्फ इतना ही करता है, वो कुछ चमत्कार नहीं करता है। और जिस तरह की किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी वो रत्न उसी तरह की किरणों को खींच के बढ़ा देगा। वो अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी नहीं बढ़ाता है। जैसी एनर्जी आप के शरीर पर प्लेनेट से पड़ रही है, रत्न सिर्फ उसी तरह की किरणों को खींचकर आपके शरीर में बढ़ाता है। रत्न सिर्फ इतना ही करता है, कोई चमत्कार नहीं करता है। तो नीच ग्रह का रत्न अगर पहनोगे तो नीचता बढ़ जाएगी, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, मुसीबतें 20 गुना 50 गुना बढ़ जाएंगी। ऐसे केस में फिर परेशानियों में आप पड़ जाएंगे। तो ऐसे केस में आप रत्न धारण मत कीजिएगा। रत्न योग कारक ग्रह का ही धारण कीजिएगा जब उसकी प्लेसमेंट कहीं अच्छे भाव में हो, नीच की ना हो, कुंडली के 3, 6, 8, 12 घरों में उदय अवस्था में ना हो। योग कारक ग्रह अगर कहीं बुरे भाव में भी अगर वो सूर्य से अस्त बैठे हुए हैं उस केस में आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि कुंडली एनालिसिस करते कैसे हैं। अब मैं बात करता हूं मांगलिक योग के ऊपर। मांगलिक योग कैसे बनता है? जब भी मंगल हमारा कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मंगल विराजमान हो तो बच्चा मांगलिक माना जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है। अब देखिए इस चार्ट में बच्चा मांगलिक कहां होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मंगल यहां पर सप्तम घर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी मेष राशि अष्टम घर में लिखी हुई है तो वो सप्तम घर के मालिक हैं। अगर यही मालिक जो है लग्न में जाके बैठेगा तो लग्न में बैठ के उनकी सप्तम दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी तो बच्चा थियोरेटिकली मांगलिक हुआ, लेकिन बच्चा एक्चुअल में मांगलिक नहीं माना जाएगा। क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि 7वें घर पर पड़ने से मंगल के अशुभ प्रभाव शांत हो जाएंगे। क्योंकि वो ग्रह अपने घर को देख रहा है, कोई भी ग्रह अपने घर की हानि नहीं करता है। तो इनके मैरिड लाइफ को वो स्टेबल करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा यही मंगल देवता। तो ऐसे में बच्चा मांगलिक नहीं माना जाएगा। अगर यही मंगल कुंडली के चौथे घर में बैठे उस केस में भी बच्चा मांगलिक नहीं माना जाएगा। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अपने सप्तम घर पर पड़ रही है, वो अपने घर की रक्षा करेंगे। उस केस में बच्चा मांगलिक नहीं माना जाएगा। अगर मंगल सप्तम घर में स्वराशि बैठे हों उस केस में भी बच्चा मांगलिक नहीं माना जाएगा। ये बच्चा मांगलिक कब होगा? जब मंगल अष्टम घर में अशुभ हो जाएंगे तो उनकी जो है वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे में बच्चा मांगलिक माना जाएगा। ये सिर्फ उसी केस में बच्चे की शादी मांगलिक लड़का या लड़की से ही होनी चाहिए। लेकिन अगर यही मंगल 0 डिग्री 29 डिग्री अष्टम घर में बैठा है तो बच्चे का मांगलिक योग इफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर पर मंगल की एनर्जी पड़ ही नहीं रही है। अगर यही मंगल सूर्य से अष्टम घर में बैठा हो उस केस में भी मंगल की एनर्जी शरीर पर नहीं पड़ेगी, तो उस केस में भी बच्चा मांगलिक नहीं माना जाएगा। अगर यही मंगल 12th हाउस में बैठा है
तो मंगल अशुभ जरूर हो जाएंगे, 12th हाउस में बैठने से परेशानियां जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी 8वीं दृष्टि सप्तम घर पे अपने घर पर पड़ेगी तो वो अपने घर की रक्षा जरूर करेंगे। तो ऐसे में बच्चा फिर मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आज आपने देखा कि अगर मंगल सिर्फ अष्टम घर में उदय अवस्था में बैठेंगे इस चार्ट में तभी बच्चा मांगलिक माना जाएगा, अदरवाइज किसी भी केस में मांगलिक बच्चा नहीं होगा। अगर अष्टम घर में उदय अवस्था में मंगल बैठे हैं और उस केस में भी मांगलिक योग बन रहा है, अगर उनके साथ में राहु बैठ जाए मंगल के साथ में अष्टम घर में, तो मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाएगा, क्योंकि राहु और मंगल आपस में अति शत्रु माने जाते हैं। उनकी शत्रुता के कारण मंगल के अशुभ प्रभाव ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। अगर यहीं बृहस्पति बैठ जाए मंगल के साथ में, तो भी मंगल के अशुभ प्रभाव शांत हो जाएंगे, उस केस में भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाएगा। शनि साथ बैठ जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माने जाएगा। कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाएगा। शनि की दृष्टि कहीं से भी मंगल के ऊपर पड़ जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाएगा। मंगल अस्त हो जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाएगा। मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाएगा, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, दोनों साथ में बैठेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके अशुभ प्रभाव ऐसे ही शांत हो जाएंगे। तो अगर मंगल चंद्रमा की युति बन रही है तो भी मांगलिक योग कैंसल्ड हो जाएगा। तो मांगलिक योग को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। और पहली बात, ये मांगलिक योग होता है, दोष नहीं होता है, तो उस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर का प्रतीक माना जाता है। और जब हम शादी करते हैं तो उस समय मांगलिक इसीलिए कंसीडर करते हैं, इसीलिए देखते हैं, क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें हमारे शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसीलिए हम मांगलिक विवाह के समय देखते हैं, अदरवाइज उसको देखने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो वैसे केस में आप मांगलिक दोष कंसीडर मत कीजिएगा, वो दोष नहीं होता है, सिर्फ योग होता है। तो योग जो है कभी भी परेशानी नहीं देता है। अगर कोई बच्चा एक्चुअल में मांगलिक है भी तो उस बच्चे की मांगलिक बच्चे से शादी करके वो मंगल के अशुभ प्रभाव ऐसे ही शांत हो जाते हैं। तो आपको इस योग से डरने की जरूरत है ही नहीं है। और मुश्किल से 1 से 2% बच्चे मांगलिक होते हैं, मैक्सिमम बच्चे मांगलिक नहीं होते हैं। लेकिन पंडित जी तो भैया मांगलिक बोल देते हैं। अगर पहले चौथे 7वें 8वें 12वें घर में मंगल उन्होंने देख लिया तो वो छूटते ही मंगल को मांगलिक बता देंगे और को कंप्यूटराइज कुंडली भी मांगलिक बता देगी। लेकिन बहुत सारे कैंसिलेशन रूल होते हैं और उन सारे कैंसिलेशन रूल को आप अप्लाई करोगे तो बच्चा मांगलिक एक्चुअल में होता ही नहीं है। मुसीबत तब आती है जब वो पंडित बच्चे को मांगलिक समझ के किसी एक्चुअल मांगलिक लड़की से या लड़के से शादी कर देता है, उस केस में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर मंगल इस चार्ट में अगर स्वराशि चौथे घर में पहले घर में बैठे तो बच्चा मांगलिक है नहीं, लेकिन पंडित जी को लग रहा है वो बच्चा मांगलिक है। ऐसे केस में अगर इस बच्चे की शादी मांगलिक बच्चे से करा दी गलती से तो इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। जैसे ही ये बच्चे शादी के बाद में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक जिसकी बॉडी मांगलिक होगी उस बच्चे का शरीर अशुभ होना चालू हो जाएगा, उस बच्चे के शरीर में रोग बढ़ना चालू हो जाएंगे, उस बच्चे के शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगी। क्योंकि मंगल हमारे शरीर में रक्त का कारक माना जाता है, वही मांगलिक बॉडी रक्त को खराब करना चालू कर देगी। और बहुत केसेज में ये भी देखा गया है ऐसे केसेज में कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है उस केस में, लेकिन वो रेयर केस में होती है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ बुरी तरह से इफेक्ट बहुत बुरी तरह से होती है। और एक कैंसिलेशन रूल और भी होता है, अगर बच्चे के चार्ट में मंगल जैसे सपोज यहां अष्टम घर में बैठे हैं उदय अवस्था में तो बच्चा मांगलिक होगा। अगर लड़की के चार्ट में अष्टम घर में शनि देव बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाएगा। इसलिए मांगलिक से डरने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे अष्टम घर में बैठे हुए मंगल तो बच्चा मांगलिक हो गया, लेकिन इसी मांगलिक बच्चे की शादी अगर नॉन मांगलिक लड़की से कर दी और उस लड़की के चार्ट में अगर शनिदेव अष्टम घर में बैठे हैं तो वो मांगलिक योग बिल्कुल परेशानी नहीं देगा, क्योंकि अष्टम घर में लड़की के शनिदेव बैठे हुए हैं और लड़के के चार्ट में अष्टम घर में मंगल बैठे हुए हैं। शनि और मंगल मिलके एक दूसरे के अशुभ प्रभाव कैंसिल्ड कर देंगे। तो वैसे केस
में आप नॉन मांगलिक, अगर मांगलिक बच्चे की शादी नॉन मांगलिक से करनी है तो आप इस केस में शादी कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह देखना है कि जिस भाव में बच्चे के मंगल बैठे हैं, अगर उसी भाव में लड़की या लड़के के चार्ट में शनिदेव बैठे हुए हैं तो मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाएगा। तो आपको इससे तो डरने की जरूरत है ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में मांगलिक कैंसिल्ड माना जाता है। पंडित जी को पता ही नहीं है कि कैसे कैंसल्ड होता है। पंडित जी ने बोल दिया मांगलिक, दूसरी लड़की को भी बोल दिया मांगलिक, दोनों की शादी करा दी। उसने सोचा दोनों बच्चे मांगलिक हैं, लेकिन पता लगा कि एक्चुअल में वो मांगलिक है ही नहीं है। लेकिन गलतियां तब हो जाती हैं अगर वो एक बच्चा गलती से भी एक्चुअल मांगलिक निकल आया और एक बच्चा मांगलिक नहीं है, लेकिन पंडित जी को दोनों बच्चे मांगलिक लग रहे हैं, लेकिन उस केस में फिर समस्याएं जीवन में बढ़ेंगी। तो ये गलतियां कुंडली मिलान में नहीं होनी चाहिए। आगे मैं कुंडली मिलान को भी डिस्कस करूंगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में से शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि किसी की हेल्प हो सके। अगर किसी इंसान ने गलत स्टोन पहना हुआ है तो वो इस स्टोन को निकाल कर रख दे, तो वो लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, उसकी समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर उसको एक्चुअल में स्टोन पहनने तो वो इस तरह से स्टोन पहने तो लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और आने वाली वीडियोज में मैं अपनी कुंडली खुद एनालिसिस करके बताऊंगा कि मेरी कुंडली में क्या योग हैं, मैंने क्यों ये स्टोन पहने हुए हैं। ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियोज में आपको मैं अपनी खुद लाइव कुंडली प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जिन्होंने मुझे करियर में सपोर्ट किया, किन ग्रहों की वजह से मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई और किन ग्रहों की वजह से मुझे लाइफ में सक्सेस मिली। जो मुझे आप लोगों ने इतना प्यार और प्रेम दिया, उसके लिए मैं आगे आपको अपनी ही कुंडली एनालिसिस करके समझाऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।